टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? PARALLEL, पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर, ये हो गया A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर। ये दो वेक्टर पैरेलल हैं। आपको पता है अगर दो वेक्टर की डंडी बराबर है तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो होता है नंबर और यूनिट या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द वेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ द वेक्टर। जैसे कि एक फोर्स है मेरा 3 न्यूटन का और एक फोर्स है मेरा 4 न्यूटन का, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? कम है। मैग्नीट्यूड को हम स्ट्रेंथ से समझते हैं और डायग्राम देख के, ग्राफ देख के मैग्नीट्यूड को हम डंडियों से समझते हैं। जिसकी डंडी बड़ी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जिसकी डंडी कम उसकी मैग्नीट्यूड कम है, उसका स्ट्रेंथ क्या है बेटा? कम है। चलो बढ़िया, ये बढ़िया मार्कर मिल जाए और क्या चाहिए। अब इधर देखें, ये एक A वेक्टर हो गया और ये एक B वेक्टर हो गया। ये भी दो पैरेलल वेक्टर हैं। ये भी दो क्या है? पैरेलल वेक्टर हैं। दो पैरेलल वेक्टर्स कौन से कैसे होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, जिनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे सेम, वेक्टर सेम हो चाहे सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेक्टर भी डिफरेंट हो सकते हैं और वेक्टर सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक तुम्हारा हो गया फोर्स वेक्टर, एक क्या हो गया, और एक क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया? दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग है। एक फोर्स है, एक डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है। डन। फिजिकल क्वांटिटी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, बट देयर इज अ कॉमन थिंग बिटवीन देम एंड द कॉमन थिंग इज देयर डायरेक्शन इज सेम, देयर डायरेक्शन इज सेम। समझ आएगी बात? दोनों का डायरेक्शन एक ही है। एक बात क्लियर है? ओके। तो इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी बताने का नहीं था। आपने यहां पे क्या लिखा? फिजिकल क्वांटिटीज PQ, PQ में और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, डायरेक्शन ऑलवेज सेम। दीक्षा नहीं है यहाँ पे। डायरेक्शन ऑलवेज सेम का मतलब होता है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। मतलब कि कन्या, मैं इसकी डायरेक्शन को इसके साथ लगा सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन को, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। जब आप कभी भी पैरेलल वेक्टर सामने आएंगे आपको ये याद रखना है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है। कभी मैं इसकी डायरेक्शन को इसके साथ यूज कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन को इसके साथ यूज कर सकता हूँ। समझ आई बात? ओके। इसके बाद आ जाता है हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर या फिर बोल दो एंटी पैरेलल वेक्टर। बात क्लियर है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स समझ गए तुम? सारा का सारा वैसा ही होगा। फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट सेम, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। फिजिकल क्वांटिटीज मे और मे नॉट सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम, डायरेक्शन ऑलवेज, आओ ढक्कन, डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट। क्लियर? ठीक। तो इसमें एक चीज आई, DIR ऑलवेज ऑपोजिट। ठीक, लिख लिया। अब इसके बाद हम कर लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर के बाद इक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स। पूरा ही आ रहा है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स के बारे में आपको पता ही होगा। पता क्या? नाम से पता लग रहा है। वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? अरे प्यारी बच्ची है ना। वेक्टर्स हमारे तब इक्वल होंगे जब पहले तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर एक फोर्स है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कभी भी इक्वल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते ना भाई। हम कंपेयर किसको करते हैं? सेम चीज़ों कंपेयर किसको करते हैं? तो कंपेयर सेम चीज़ जो इक्वल हो सकती है या अनइक्वल हो सकती है। डिफरेंट चीज़ें तो हमेशा ही उनको कंपेयर करेंगे ही नहीं, उनको कंपेयर। तो इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई
वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। डन। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम। तो ये देखें जैसे कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अगर आप इन दोनों वेक्टर को ढंग से देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि दोनों की डंडियां भी बराबर हैं और दोनों की डायरेक्शन भी। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हो सकते हैं? एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं इक्वल हो सकते? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक, चलो लिख लिया। करें, जल्दी जल्दी करें। कह दो ना, कह दो ना। सर तो कब से रुके हुए, आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन। ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, डोंट वरी। इतना टफ इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग देखो थोड़ा सा कैसा हो रहा है। आप थोड़े से शब्द आपके इधर को जा रहे हैं, थोड़े से शब्द आपको इधर को जा रहे हैं। समझ आ रही बात? त्रिशूल थोड़ी ना बनाना है यार, सारों को एक डायरेक्शन में रखो, अच्छा रहेगा। हम आते हैं नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? नेगेटिव वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि 3 और -3 है ना, ये दिख रहा है ना नंबर, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। मैग्नीट्यूड सेम है इनका, बस डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट। नेगेटिव वेक्टर्स की क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन, और दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव तभी होते हैं अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम होएगी। हाँ है ना? टक। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डन। तो इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर्स। चलो देखो, नेगेटिव वेक्टर्स का क्लियर हुआ। अब यार ए वेक्टर जो है ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बराबर। क्या? नल वेक्टर? अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जैसे देखो, एक 3 है और एक -3 है, एक 3 है और एक, ठीक, ये एक 3x और एक -3x, ऐसा समझ सकते हैं बच्चे की नहीं समझ सकती? फैन थोड़ा सा तेज कर दो यार। तो अगर ये 3x, ये इसका नेगेटिव है ना, x का नेगेटिव क्या है? -3x। अगर मैं इसे a मान लो, इसे a वेक्टर मान लो, इसे b वेक्टर मान लो, अब क्या a वेक्टर और b वेक्टर बराबर है भाई? बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं, इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस। यहाँ पे मैं 3x लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या दोनों चीज़ें बराबर लग रही हैं? नहीं। बट अगर आप इसके सामने माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? है ना भाई? नेगेटिव वेक्टर्स की बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्या होती है? अगर इसकी डायरेक्शन के आगे आप माइनस लगा दोगे तो इसकी डायरेक्शन उधर वाली हो जाएगी, और दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। मैग्नीट्यूड तो पहले भी इक्वल था, मैग्नीट्यूड तो पहले भी इक्वल था। कितना क्लियर हो रहा है बेटा? आ रहा है? नेगेटिव वेक्टर्स के बाद आ गया हमारा कोलिनियर वेक्टर, फिर कोइनिशियल वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, दो वेक्टर कोलिनियर क्या, अगर वो दोनों सेम लाइन पे आए, किस पे आए? सेम लाइन पे आए तो वो क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर। समझ आएगी बात? वैसे तो हमारे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर हम सेम ही मानते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर हम सेम ही मानते हैं। देख, कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। ये ऐसे ये ए वेक्टर दिखाया और ये क्या दिखाया? बी वेक्टर दिखाया। डन। अब इस वेक्टर को तू पैरेलल शिफ्ट करके इधर भी बना सकती है चाहे तो, और चाहे तो इधर भी बना सकती है। हाँ है ना? तो ये भी ए वेक्टर है, ये भी बी वेक्टर, और ये भी बी वेक्टर है ना? तो अब ये क्या हो गए? पैरेलल हो गए। क्या हो गए? पैरेलल कोलिनियर सेम ही होता है। पैरेलल कोलिनियर क्या होता है? सेम। समझ आई बात? कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। कोइनिशियल वेक्टर्स। अब एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, इनको क्या बोलेंगे? कोइनिशियल वेक्टर्स। यहां तक क्लियर?
हाँ, टक 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 टक, कुछ भी डोंट वरी। कोई इनिशियल वेक्टर के बाद हमारा आ गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत देर के बाद हम इसके डिस्कशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर इसकी डिस्कशन अभी स्टार्ट होगी तो दिक्कतें अभी से तुम्हारे को थोड़ी बहुत फील होने लग जाएंगी। मैं इस हिसाब से कराऊंगा तुम्हारे को दिक्कतें फील ना हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले तो इस कोई भी यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ए कैप बी। पहले आप ए वेक्टर को ऐसे लिख रहे थे, बी वेक्टर को ऐसे लिख रहे थे, सी वेक्टर को ऐसे लिख रहे थे, हाँ है ना। अगर ए के ऊपर कैप लगा हो तो एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या एक यूनिट वेक्टर, समझ आएगी बात। बी के ऊपर कैप लगा तो वो क्या एक बी कैप, ठीक है, वो एक यूनिट वेक्टर है, वो क्या एक। आप इसे क्या बोलोगी, बी वेक्टर, और इसे क्या बोलोगी ये यूनिट वेक्टर, ये क्या है, बी कैप बोल दो इसे आप, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये क्या है एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, समझ आएगी बात। और कुछ भी नहीं, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसके अलावा अभी और कुछ भी इससे रिगार्डिंग बातें नहीं करेंगे। अभी आपको क्या पता है यूनिट वेक्टर के बारे में, किसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, समझ आएगी बात। अच्छा बच्चे, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हारे को, बस इसको थोड़ा सा रखना पास में, हमेशा पास में मत रखना। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये वेक्टर क्या हो गई डायरेक्शन, ये वेक्टर क्या हो गई डायरेक्शन, ये ए कैप है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे लिखता हूं, ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर की डायरेक्शन, ये वेक्टर की यूनिट वेक्टर क्या बताता है, ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताता है। जैसे ये एफ हो गया, ये फोर्स वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया डायरेक्शन। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये इस वेक्टर की क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन। बात क्लियर है क्या, डन, ठीक। बस अब लास्ट हमारा आ गया नल वेक्टर, उसके बारे में वेक्टर्स की हम क्या बात करेंगे, अलजेब्रा की बात करेंगे, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो सीधा सीधा आ गया हमारे पास नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। नल वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका 0 होता है, और डायरेक्शन क्या होती है इसकी, एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो उसकी आप। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? हमने कितने वेक्टर्स पढ़ लिए? P A E N N C I L, पेंसिल लिखा है, क्या लिखा है पेंसिल। ये हमने पैरेलल पढ़ा, एंटी पैरेलल पढ़ा, इक्वल पढ़ा, नल पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, कोलिनियर पढ़ा, और को इनिशियल पढ़ा। को लीनियर पढ़ा और क्या पढ़ा, को इनिशियल, समझ आई बात। इसके साथ साथ हमने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा, इसके साथ साथ हमने एक यूनिट वेक्टर पढ़ा। यूनिट वेक्टर को अभी पढ़ा नहीं, बस यूनिट वेक्टर के बारे में क्या पता है तेरे को, यूनिट वेक्टर के बारे में तेरे को यही पता है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का 1 होता है, और इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन बताता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। अभी देखें, लिखें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब अगर मैं एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर, स्केलर मतलब जैसे ये देख, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू
2 न्यूटन, कितना न्यूटन, और ये मैंने ये बना दिया 2 न्यूटन को मैंने इतना दिखा दिया। समझ आएगी बात। अगर मैं एफ वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई, तो ये 2f वेक्टर क्या होगा 4 न्यूटन। मैग्नीट्यूड 4 दुगना हो गया, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसको ऐसे दिखाऊंगा, है ना, ये मेरा एफ वेक्टर है बेटा और ये मेरा क्या है 2f वेक्टर। अगर आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दुगना हो गया। अगर 3 से मल्टीप्लाई करती तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, 3 से मल्टीप्लाई करती तो 3 टाइम्स हो जाता। लेकिन अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करती, जैसे कि अभी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इस नंबर को, इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरा बना -4n, है ना। मैग्नीट्यूड तो 4 दुगना हुआ पर डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। और मैग्नीट्यूड में जितने टाइम्स इजाफा आता है वो तो आता ही है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया और माइनस की वजह से डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। तो इसे 2 करके ऐसे लिख सकती है। बात समझ में आई क्या? तो स्केलर, स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर। समझ आएगी बात। यहां तक आया। अब चलें करते हैं अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। जल्दी जल्दी करें, फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे, फिर तुम्हारे को लगेगा कि हाँ तुम्हारे को अब आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। वेक्टर अलजेब्रा लिख लिया। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर का, वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं एडिशन, वेक्टर्स की, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर कभी भी डिवाइड नहीं होते। क्या ये बात समझ में आई? अब जब मैं दो वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में सोच रहा हूं, तुम्हें ये तो पता है ना कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होता है। अगर मैंने दो वेक्टर को ऐसे जोड़ा है, किसी भी दो वेक्टर्स को ऐसे जोड़ा है, तो ये उनकी टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए और उनका स्मॉलर एंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब देखो, जब मैं वेक्टर्स का एडिशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे पास 2-3 लॉज आते हैं वेक्टर के एडिशन के। जैसे मेरे पास आता है ट्राइंगल लॉ, फिर आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले तो इनके बारे में बताएंगे, फिर इनका फॉर्मूला भी बताएंगे, डेरिवेशन भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, एडिशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बात समझ में आई? अभी तो देखो, अगर एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स की, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ेंगे। पहले वेक्टर के हेड से ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अच्छा, इसको जोड़ेंगे कैसे, मान लो, अच्छा तुमने इधर ही बना दिया था, बना लो, कोई बात नहीं। इसे तुम पैरेलल शिफ्ट कर दो। क्या शिफ्ट कर दो? पैरेलल। ये इसको ऐसे 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 नीचे ले आओ, पैरेलल। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? और अगर ये बी वेक्टर इधर होता तो मैं क्या करता, पहले तो मैं इसको इधर लेकर आता, ले आया यहाँ पे, और उसके बाद इसे मैं क्या कर देता, नीचे कर देता, है ना। तो ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक। अब ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, बी वेक्टर। और अब जो इनका आंसर आएगा, पहले वेक्टर के टेल से उसका टेल जुड़ा होगा और दूसरे वेक्टर के हेड से उसका हेड जुड़ा होगा। दिस इज आर वेक्टर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट। और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना, हाँ या ना। अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा है? क्या ये एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का? नहीं, हमने अभी एंगल नहीं ड्रॉ किया। अगर एंगल ड्रॉ करना होता तो मैं कैसे ड्रॉ करता, इस वेक्टर को थोड़ा आगे खिसकाता, इस वेक्टर को थोड़ा उनकी टेल से टेल को जोड़ता, उनकी टेल को टेल से, तब जो मिलता वो उन दोनों वेक्टर के बीच का क्या मिलता, एंगल मिलता। बात क्लियर है? ओके। ये है हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लिखो इसे, आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम सिर्फ 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। कितने वेक्टर्स को? 2। अब इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे पास आया था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आएगी बात? हेडिंग डालें पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब भाई अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और आपको उनको ऐड करना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ भी नहीं है, ये बस एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। यहाँ पे रिपीटेड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है। देखिए जैसे कि एक ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया, एक सी वेक्टर हो गया और एक डी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। सबसे पहले आपने ए वेक्टर लिखा, इसको क्या करेंगे? इसको आप यहाँ पर लेकर आओगे, यहाँ पे लाने के बाद और पीछे कर दो। क्या कर दोगे? या पैरेलल शिफ्ट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पैरेलल शिफ्ट। तो आपका बी वेक्टर यहाँ पे आ गया। बात समझ में? सी वेक्टर को पहले थोड़ा सा इधर से ऐसे नीचे लेकर आओगे, जैसे भी था। ये देखिए यहाँ पे ना। अच्छा इसको क्या करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हारे को। ए वेक्टर को इधर लेके आए, फिर ऐसे पीछे, अच्छा थोड़ा और इधर लेकर आए, यहाँ लेकर आए, यहाँ लेने के बाद ऐसे जोड़ दिया। सी वेक्टर यहाँ पे था तो ये यहाँ तक आ जाएगा ऐसे, हाँ है ना। फिर इसको थोड़ा आगे कर देंगे, थोड़ा क्या कर देंगे? आगे कर देंगे। किसको समझ में आ रहा है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बात समझ में है। डी वेक्टर को ऐसे ही नीचे करके इसके साथ ऐसे जोड़ देंगे। तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। डन। अब आंसर क्या होगा मेरा? हम जोड़ कैसे रहे हैं? पहले के हेड को दूसरे के टेल को पहले के हेड से। इधर देखो दे रहा, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका हेड उसके टेल से जुड़ा है। ये क्या होगा? ये R1 वेक्टर। ये क्या होगा? और ये किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ए वेक्टर प्लस, क्या यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखो, दोबारा से देखो, फिर से एक और ट्रायंगल हो, इसका हेड और इसका टेल जुड़ रहा है ना। तो अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो आंसर मिल जाएगा R2 वेक्टर। क्या मिल जाएगा? R2 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस, समझ आई बात? और R1 वेक्टर क्या है यहाँ पे? R1 वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर मैं इससे इसको जोड़ता हूँ तो यहाँ पे मिलता है मेरा R3 वेक्टर। और R3 वेक्टर क्या है? R2 वेक्टर प्लस डी वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस, और R2 वेक्टर क्या है? R1 प्लस सी वेक्टर। मतलब कि ये R3 वेक्टर क्या आ गया आपका? देयरफॉर आपका जो R3 वेक्टर है, हाँ ये आ गया। तो आपने बार बार क्या लगाया? ट्रायंगल लॉ ही लगाया है। तो दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना, उसके बाद एनालिटिकल ट्रीटमेंट लगानी हो। करवाओ। डन। अंजलि हो गया? डायग्राम बड़े बड़े सुंदर सुंदर सब कुछ अच्छा अच्छा बनाना प्लीज, है ना, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं हम? दूसरे के टेल को पहले के, और जो आंसर होता है उसका टेल पहले के टेल से जुड़ता है और उसका हेड लास्ट के
मतलब सेकंड के हेड से जुड़ता है, सेकंड के पहले के टेल से टेल, सेकंड के हेड से। पॉलीगन में पहले के टेल से टेल, लास्ट के हेड से हेड। बात क्लियर है? ओके, डोंट वरी, इट इज दैट सिंपल। आप लोग बस प्लस माइनस सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? प्लस माइनस। समझ आएगी बात? अभी तो आप एडिशन ही सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? सिर्फ प्लस करना ही सीख रहे हो, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लिखे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है देखो, जैसे कि अगर तुम्हारा ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर, डन। सबसे पहले बेटा जो बी वेक्टर है, ये तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये है, इसको शिफ्ट करके पहले के टेल से इसका टेल जोड़ेंगे, इसका टेल जोड़ेंगे। मतलब कि ये ए वेक्टर था, यहां पे था मेरा बी वेक्टर, ये इधर से इधर आ जाएगा। समझ आ गई बात कि नहीं आई? और इसको फिर एक यहां पे पैरेललोग्राम बना लेना। क्या बना लेना? पैरेललोग्राम, हाँ है ना, बन जाएगा। अब इस पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों क्या होगा? ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये आर वेक्टर हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ आई बात? तो वेक्टर एडिशन करने के लिए हमारे पास 3 लॉ है। नहीं आया? लिख लिया? अभी बस हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स करे थे कुल मिला के, ठीक है? जैसे कि पैरेलल, एंटी पैरेलल, नल, नेगेटिव, कोलिनियर, कोइनिशियल, यूनिट वेक्टर, हाँ है ना। उसके बाद हमने कुछ वेक्टर एडिशन के 3 लॉज पढ़े हैं मोटे मोटे, ठीक है? ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब लिखें एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड of triangle law of vector addition. Analytical method of triangle law of vector addition. मतलब इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो बेटा? बात समझ में आई क्या? अब चलें देखिए कैसे करेंगे। पहले तो सबसे पहले डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ये ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है, हाँ है ना। और ये इनका रिजल्टेंट आंसर वेक्टर, ये क्या है? आर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? बात समझ में आई? इसे मैंने लिखा आर वेक्टर। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ऐसे ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये एंगल थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा? एंड दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुमको पता है जी, तुमको पता है मैंने बताया था इसे ए बी सी लिख दो। ये आर वेक्टर का, ये इसे आर ए बी सी लिख दो। ये वेक्टर का बस मैग्नीट्यूड है। वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड। समझ आ गई बात? ओके, इधर देखें, आपको मैंने ये बताया था ना, आपने बहुत सारी क्लासेस लगा ली हैं और अब आपको ये बात याद होनी चाहिए अच्छे से। अगर ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये होगा आर कॉस और ये होगा आर साइन। अगर आपने पहले दिन की क्लास लगाई थी, किसकी? पहले दिन की क्लास लगाई थी, तब मैंने ये भी दिखाया था कि ये आर कॉस थीटा कैसे है और ये आर साइन थीटा कैसे है, और आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थीटा इधर वाला ले लेता तो ये होता आर कॉस थीटा और ये होता आर साइन थीटा। ठीक, डन? ओके। अरे यार तो ये अगर मेरा बी है बेटा, तो ये बी के साथ वाला ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा बेटा? क्या यहां तक बात क्लियर है क्या? इसको कोई नाम दे देता हूं, ओ पी क्यू आर एस, नहीं, ओ एक्स वाई जेड।
किसी को सारी बातें क्लियर हैं? सारी बातें बेटा तेरे को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है मुंह से बोल। ठीक ठाक क्लियर है कि पूरा क्लियर है? पूरा है ना। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर एंगल ये थीटा होगा, ये एंगल थीटा नहीं है। दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। जैसे कि प्यारी बच्ची, जैसे कि मान लेना तूने इसको धक्का दिया इधर, मैंने इसको धक्का दिया इधर, बट ये अंजलि थी, ये गई इधर, ये गई इधर, समझ आएगी बात? तो दिस इज फोर्स जो अंजलि पे लगाई, जो मैंने लगाई, दिस इज फोर्स जो अंजलि पे लगाई, रूपनीत ने लगाई, एंड दिस इज रिजल्टेंट फोर्स जो अंजलि को लगी, अंजलि इधर गई। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एंड मेरी फोर्स। ठीक है, जो मैंने फोर्स लगाई थी और जो फोर्स लगी जिस डायरेक्शन में, उसके बीच का क्या है? एंगल। तो ये रिजल्टेंट है और ये ए वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है इसे अल्फा बोल दो। क्या बोल दो? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर एंड। अब डेरिवेशन कर देते हैं। आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं पता है? ओ जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ वाई का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर। ये मत सोचना कि मेरे को, मैं भूल गया था। ओ जेड का स्क्वायर का मतलब आर का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा कितना बड़ा है? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस, कोई ये तो नहीं कहेगा ए बी कॉस थीटा, प्लस हो रहे हैं ना दोनों साइड्स। अरे 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 बच्चों, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, तुम्हारे को अच्छा लगेगा। और ये बी साइन थीटा, ये कभी भी दो लोग स्क्वायर हो रहे हो तो यहाँ पे ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी। क्या लगेगी? आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डरने की कोई बात नहीं है। हमेशा अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ रहा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा आएगी, बहुत ही बेसिक लेवल की आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ? बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, जो कि होता है कौन, किस किस को पता है? किसको पता है? यहाँ से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। हाथ खड़ा करो। तेरे को नहीं पता? तेरे को नहीं पता तो बोलना बेटा मुंह से। कैसे? हाँ, तो अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, अंदर बचता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचता है? साइन स्क्वायर थीटा, जिसको मैं लिख देता हूँ 1, तो बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आ गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जिसको हम शॉर्ट अच्छे से ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड दिस इज आर। यहाँ पे आर स्क्वायर था ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तुमको पता है? देखिए मेरी बात सुने, प्यार से सुने, सुन रहे? सुना दूं? ओके। अगर ये चीज़ है, प्यारी सी चीज़, इसको कुछ प्यारा सा बॉक्स मान लेते हैं जिसके अंदर गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स। और अगर मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊं और इधर से फोर्स लगाऊं, अगर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और अंजलि 20 न्यूटन की फोर्स लगाए, तो इस प्यारे से बॉक्स को आगे को फोर्स लगेगी, कितने की लगेगी? हाँ है ना? अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं 20 न्यूटन की और यहाँ पे फोर्स लगाई अंजलि 10 न्यूटन की, तो इसे आगे को फोर्स लगेगी, कितने की फोर्स लगेगी? अगर इस बॉक्स को मैं इधर को फोर्स लगाऊं 20 न्यूटन से और अंजलि मतलब इधर को फोर्स लगाए इसको 10 न्यूटन से, हम दोनों की फोर्स के बीच में एंगल 60 है, तब ना तो 20 की फोर्स लगेगी ना तो 10 की फोर्स लगेगी। तब देखो हम दोनों का मैक्सिमम फोर्स इतना बनता है और हम दोनों का मिनिमम फोर्स इतना बनता है। तो इसको अब इस केस में जो फोर्स है 10 से ज़्यादा लगेगी और 30 से, दो वेक्टर का अच्छा ये हम अभी बात कर लेंगे, समझ आएगी बात? इसका जो फोर्स लगेगी वो 10 से ज़्यादा लगेगी और 20 से कम लगेगी, वो फॉर्मूला लगेगा। वो क्या लगेगा? फॉर्मूला। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ध्यान से देखो, टेल जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं?
और दैट एंगल इज द मिनिमम एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो वी विल यूज दैट फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन द टू वेक्टर्स आर एडेड एंड देयर इज एन एंगल बिटवीन देम. बात समझ में आई क्या? आनी चाहिए है ना, कोई इतना बड़ा है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कोई. ओके अब इस फोर्स की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. इस फोर्स की, ये जो रिजल्टेंट फोर्स जा रही है इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, उसी ट्रायंगल में, उन ट्रायंगल ओ जेड वाई में, इन ट्रायंगल ओ जेड वाई, चला 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 रे. अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, tan थीटा tan अल्फा, tan डायरेक्शन की बात करी तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर ने ए वेक्टर से इतना एंगल बनाया. तो आपको पता लग गया ना कि ये जो नेट फोर्स लग रही है ए वेक्टर से इस डायरेक्शन में लग रही है. तो मेरे को ये अल्फा निकालना है. बेसिकली क्या निकालना है, अल्फा निकालना है. और अल्फा निकालने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, tan अल्फा लगाता हूँ. tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस. परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी साइन थीटा, और बेस क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर. बात समझ में आई क्या? नोट कर लो. चलो आगे करते हैं. अब हम क्या करते हैं, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या कर रहे हैं भाई, डेरिवेशन के अंदर हमारे को ना ये सीधा सीधा बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव करो, या फिर क्या प्रूव करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दोनों के दोनों आपको प्रूव करना होता है, दोनों के दोनों आपको प्रूव करना होता है. ठीक है, तो आपको दोनों प्रूफ करने पड़ जाएंगे. देखिए जरा, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैंने दोनों इधर माने क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब. अरे भाई, वेक्टर को ऐड करने का तरीका है, या तो आप पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो या आप यूज कर लो ट्रायंगल लॉ यूज कर लो. आंसर तो सेम ही आएगा. आंसर क्या आएगा, आंसर में कोई दिक्कत की बात नहीं है. समझ आएगी बात. तो अगर ये ए वेक्टर है मुन्ना, ये बी वेक्टर है मुन्ना, तो मैं इनको ऐसे 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 अगर मैं पैरेललोग्राम बना देता हूं. अच्छा, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा? और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बेटा, ये क्या दोनों का टेल से टेल जुड़ा है, ए और बी का, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है. और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी, अरे देखो डेरिवेशन तो हम वैसे ही करते हैं, डिफिकल्टी नहीं आएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी. और अगर डिफिकल्टी आएगी तो उस टाइम तक तुम डिफिकल्टी को हैंडल करने के लायक होगे. समझ आ रही बात? तो लायक बनो. ठीक, ओके. किसी ने कहा कि फिजिक्स इजी चैप्टर है, किसी ने तुमसे फिजिक्स इजी सब्जेक्ट है. बेटा किसी ने तुमसे झूठ कहा. मैंने कभी नहीं कहा मैंने कभी नहीं कहा कि फिजिक्स तुम्हारे को इजी होएगा, बट मैंने ये कहा कि हाँ तुम्हारे को समझ में आ जाएगी. तुम उस लेवल के क्वेश्चंस पे जाके गिरोगे, लोअर क्वेश्चंस पे गिरने वाले नहीं हो, तुम्हारा लेवल बन जाएगा. यार कोई बात नहीं. ओके प्लीज यहाँ पे देखो, दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, पाई. बेटा एक बात याद रखिए क्या, हमेशा याद रखिए क्या यार, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. ये बस ना पहले पेज पे लिख ले, पहले पेज पे अपने नाम के नीचे लिख ले. बढ़िया रहेगा. जो मैथ्स का बच्चा नहीं है लिख ले, तू मैथ्स की बच्ची नहीं है. यहाँ पे लिखा मैंने लेट, आप इसको कुछ भी लिख. अच्छा देख लो, दोनों के बीच में एंगल, अगर ये ए है ये बी है और इनके बीच में ये एंगल थीटा है. अच्छा छोड़ो, अभी ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा तुम्हारे को, सीधा सीधा करता हूँ. लेट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर ही दिया हुआ है, दोनों को मैं ए मान लेता हूँ. फिर मैं लिखता हूँ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा. ये पाई का मतलब 180 होता है ना, पाई का मतलब 180 होता है. तुझे पता है बेटा? हाँ तुम ये बता, तेरा स्कूल कौन सा है नैतिक? अच्छा अच्छा,
मतलब ओके ठीक। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है? एडमिशन नहीं हुआ अभी, कब निक होएगा एडमिशन? ठीक ठीक, यहाँ से ए स्केयर कॉमन ले लूंगा। अच्छा 2a² कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आता है 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइंस के थीटा बाई 2, ये ए का ए बाहर आ जाएगा। चाहत समझ में आ रहा है ना बच्चे? चाहत तू बातें तो ठीक करती है, तू चाहत तू वो मेरी जान है, वो तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ही इज़ वेरी प्रीशियस टू मी। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? 2 कॉस साइंस के थीटा बाई 2। 1 प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस है तो 2 साइंस स्क्वायर। इतना तो याद रखो ना भाई, नहीं याद रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे को। तो ये जगह 2 इंटू 2 साइंस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आ जाएगा 4 साइंस स्क्वायर थीटा बाई 2 भाई, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और साइंस स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। हाँ है ना? हमेशा याद रखना, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है और दोनों वेक्टर बराबर हैं तो आंसर होता है 2a cos थीटा बाई 2। दो वेक्टर के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा है और दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, आंसर होता है 2a sin थीटा बाई 2, 2a sin थीटा बाई 2। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? केसेस। मैं इतना नहीं करवा पाया इसलिए मैंने तुम्हारे को कल है बुलाया। बहुत कुछ रह गया है, कोई बात नहीं।